बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सहरा की तपती रेत, झुलसाता सूरज, मौसम की गर्मी ने मुझे सख्त परेशान कर रखा था। मैं अपने ऊंट की लगाम खींचता उसे अपनी झोंपड़ी की तरफ लेकर जा रहा था, जहाँ पर हम जैसे सहराई लोग आबाद थे। थका हारा मैं अपने ठिकाने पर लौटा था, जहाँ अम्मा बैठी मेरी राह देख रही थी। क्या हुआ बेटा, पैसे लाए हो या नहीं? कहाँ से लाऊंगा अम्मा पैसे, मौसम देखो, इस सहरा ने तो हमें निगल लिया है। मुझे नफरत थी अपनी जिंदगी से। जब पैदा हुआ तब से ही गुर्बत देख रहा था, और ये सहरा की तपती गर्मी, और आज तो मौसम ने तन बदन में आग लगा रखी थी। तभी अम्मा से पानी तलब करने लगा। ठंडा पानी तो दूर की बात है, यहाँ साफ पानी पीना ही नसीब ना होता था। अम्मा ने गदला सा पानी मुझे ग्लास में मिला कर दिया। बस अम्मा, मैं कह रहा हूँ कि हम अब इस जगह पर मजीद नहीं रुकेंगे। अम्मा कहने लगी, पागल हो क्या, हम सहराई लोग हैं और यहीं पर दफन होना है। लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी मंजूर नहीं। मैं गुस्से से कहने लगा, फिर क्या चाहता है तू? अम्मा मेरे आगे हार मान गई थी। मैं शहर जाना चाहता हूँ, कराची शहर। अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगी, क्या पागल हो गया है? जेब में फूटी कोड़ी नहीं और शहर जाने की ख्वाब देखता है। मैं कहने लगा, हाँ अम्मा, क्यों नहीं, मैंने देखा है उस साहिल समंदर पर मेरे जैसे ऊंट वाले अपना रोजगार कमा रहे हैं। मैं भी अपने इस ऊंट को लेकर जाऊंगा और समंदर किनारे ऊंट की सवारी करवाऊंगा शहरी लोगों को। देखना मुझे कितने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे तूने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे होंगे। मैं अम्मा को सुनहरी ख्वाब दिखा रहा था। अम्मा कहने लगी, जब किराया नहीं है तो हम कैसे कराची जाएंगे? तुझे पता भी है कराची यहाँ से कितनी दूर है। तो मैं कहने लगा, अम्मा ये ऊंट किस दिन काम आएगा? हम इसी पर सवार होकर कराची जाएंगे। एक ना एक दिन कराची शहर पहुँच ही जाएंगे। मैं अज़्म कर चुका था। मैंने देखा अम्मा भी आमादा थी, और मैं यही चाहता था कि वो खुशी खुशी मेरे साथ कराची जाने पर राजी हो जाए। फिर ठीक 2 दिन बाद मैंने अम्मा के साथ नए सफर का आगाज किया था। कराची जैसे शहर में जाना मेरा बरसों का ख्वाब था, और आज लग रहा था जैसे मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। मेरा नाम दीन मोहम्मद है। मेरा ताल्लुक एक सहराई इलाके से था। हम बूंद बूंद पानी को तरसने वाले लोग थे। फकत एक ऊंट था जिस पर हमारा रोजगार चलता था। कभी कभार किसी को ऊंट पर बिठाकर उसे उसके ठिकाने तक छोड़ आते। इस सहरा ने हमारी जिंदगी को भी खुश्क और सर्द बना दिया था। मेरे अब्बा 4 साल पहले अचानक ये सहरा में आने वाले तूफान के बायस फौत हो गए थे। रेत ने उन्हें निगल लिया था। मैं इस वक्त सिर्फ 17 साल का था। फिर अब्बा के बाद अम्मा को पालने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, और मुझे अपने आप को भी पालना था। इसीलिए मैं अब्बा का ऊंट लेकर रोजगार के लिए निकला। लेकिन इस सहराई इलाके में रोजगार मिलना मेरे लिए नामुमकिन था। तभी तो मेरे ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे। एक बार बचपन में जब अपने किसी दोस्त के साथ अब्बा से छुपकर शहर गया, वहां की रंगीनियां देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। खूबसूरत शहर, पढ़े लिखे लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां। जब वो मुझे समंदर पर लेकर गया तो अपने सहरा जैसे ढेरों ऊंट देखकर मैं हैरान रह गया। लोग इनकी सवारियां करके खुश हो रहे थे। तभी मेरे जहन में एक मंसूबा आया था। जब मैं शहर से वापस अपने सहरा में लौटा, अब्बा से कहने लगा, अब्बा तू भी अपने ऊंट को लेकर शहर जा, देखना बहुत पैसे कमाएगा। अब्बा कहने लगा, कहाँ से चलता है ये तेरा इतना दिमाग? नई नई चीजें तेरे जहन में आती हैं। जिस हाल में खुदा खुश रखे बस उसी हाल में रहा कर। अब्बा कहाँ खुश हैं हम, देखो तो सही। पेट भरने को खाना है और ना ही पीने को पानी। वहाँ शहरी लोगों के ऐश है। ऐसा ठंडा मीठा पानी पीते हैं और लजीज खाना भी न जाने दिन में कितनी दफा खा लेते हैं। वहाँ तू शहर के होटल देखेगा तो उनकी खुशबू ही महसूस करके तेरा पेट भर जाएगा। अब्बा ने एक ठंडी सांस भरी थी। कहने लगा, बेटा वो सब अमीर और बड़े लोग हैं, वो शहर में रह सकते हैं, वहाँ के खर्चे बर्दाश्त कर सकते हैं। हम जैसे खाली जेब वाले लोग वहाँ नहीं रह सकते। अब्बा ने तो मुझे बहुत मायूस कर दिया था। मैं समझ गया कि अब्बा कभी भी अपना ये ठिकाना छोड़कर शहर नहीं जाएगा। लेकिन अब जब मैंने अम्मा को राजी कर लिया था
तो मैं और अम्मा आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लिए शहर की तरफ चल पड़े। कभी अम्मा ऊंट पर सवार होती तो कभी पैदल चलती। मैं अम्मा को ऊंट पर बिठाकर खुद पैदल सफर कर रहा था। पूरे 8 दिन के सफर के बाद हम कराची जैसे शहर पहुंच चुके थे, जहां आकर मैं एक अजीब खुशी महसूस कर रहा था। अम्मा बार बार मुझसे कहती, रहने का तो कोई ठिकाना नहीं, कहीं हमें पुलिस वाले ना पकड़ कर ले जाएं। मुझे शहरी लोगों से बहुत डर लगता है। मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहता कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहें। फिर मैं और अम्मा एक सुनसान और वीरान जगह पर खड़े थे, क्योंकि आगे एक बहुत खूबसूरत इलाका था और ये एक वीरान सा रास्ता था। मैं सोच रहा था कि ये सरसब्ज इलाका ऊंट के लिए बेहतरीन है, यहाँ पर ये अपना पेट भर लेगा। यही सोचकर उसे चरने के लिए छोड़ दिया। मैं और अम्मा कपड़ा बिछाकर नीचे जमीन पर ही लेट गए थे। भूख प्यास से हालत बुरी हो रही थी। मुझे अपना तो इतना दुख नहीं हो रहा था, लेकिन अम्मा को भूखा देखकर मेरी जान निकल रही थी। आधी रात गुजरी थी कि अचानक दूर से मुझे 3 लड़कियां आती हुई दिखाई दी। वो हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती किसी रोशनी की तरह चमकती हुई मेरे करीब आ रही थी। तभी मैं हैरान रह गया जब वो ऊंट के पास आकर खड़ी हुई और उसकी पुश्त पर हाथ फेरने लगी। फिर किसी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। अचानक ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया, अरे ऊंट वाले भाई, इधर आओ, चलो हमें ऊंट की सवारी करवाओ। वो बड़ी शान से तीनों की तीनों ऊंट पर सवार हो गई थी। मैं हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत लड़कियां मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उनके पहनावे, उनके जेवरात, उनकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें। कहाँ जाना है आपको? मैं बड़ी तमीज से उनसे पूछ रहा था। पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए डर भी लग रहा था उनसे बात करते हुए। हम खुद तुम्हें रास्ता बताएंगे। अब मैं ऊंट की लगाम थामे आगे आगे था, जबकि वो मुझे कभी दाईं तरफ मुड़ने का कहती तो कभी बाईं तरफ। ऐसे करते करते वो मुझे बहुत आगे ले आई थी और मैं रास्ता भटक गया था। मुझे पीछे का रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। अब मैं घबरा रहा था। अगर उन्हें कहता कि मैं रास्ता भूल गया हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाती। मैं किसी कीमत पर उन्हें नहीं बताना चाहता था कि मैं इस शहर में नया हूँ, कहीं ये मुझे बेवकूफ़ ना बना दे। यही सोचकर खामोश रहा। फिर वो मुझे एक बिल्कुल वीरान और सुनसान जगह पर लेकर गई थी। तीनों ऊंट से उतरकर सरगोशियों में बातें करने लगी, लेकिन मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन सी जगह है। रात के अंधेरे में मंजर वासे न था, लेकिन अचानक ही मेरी नजर पीछे की तरफ पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तीनों तो एक सुनसान कब्रिस्तान में आई थी। भला यहाँ पर कौन रह सकता है? और तीनों जवान लड़कियां जो इतनी खूबसूरत और इतने सारे जेवरात भी पहन रखी थी। अब मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैं उनसे अपना मुआवजा लेना चाहता था, लेकिन फिर मायूस हुआ। शायद उन्होंने ये सवारी मुफ्त की समझी थी, इसलिए जैसे ही ऊंट को लेकर पलटने लगा, अचानक ही एक लड़की ने मुझे आवाज दी थी, रुक जाओ, देखो हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये अंगूठी दे रहे हैं। ये सोने की अंगूठी है, इसे बेचकर तुम बहुत सारे पैसे हासिल कर लोगे। ये सुनकर तो मेरा खुशी से बुरा हाल हो गया। कराची आए हुए अभी पहली रात थी और पहले दिन ही जैसे मेरी लॉटरी निकल आई थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, फिर ऊंट को लेकर पलटने लगा, लेकिन अचानक ही मुड़कर उन्हें देखने लगा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तीनों की तीनों गायब हो चुकी थीं। मैं दिल में अजीब से ख्यालात लिए वापस अम्मा की तरफ चला आया। बड़ी मुश्किल से मुझे रास्ता मिला था। अम्मा जो सो रही थी, मैंने उन्हें झंझोड़ कर उठाया। अम्मा, अम्मा उठ जाओ, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। अम्मा कहने लगी, पैसे कहाँ है बेटा? मैंने कहा कि पैसों का इंतजाम हो गया है। फिर मैंने सुबह का इंतजार भी न किया और सड़क किनारे खड़े एक शख्स से कहने लगा, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, आप मुझसे वो खरीद लें, बदले में मुझे पैसे दे दें। उस शख्स ने अंगूठी को देखा तो हैरान रह गया। कहने लगा, ये अंगूठी तो बहुत वजनी और कीमती है, कितने लोगे इस अंगूठी के? तभी मैंने डरते डरते कह दिया 3000। तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो कहने लगा, ये कम से कम अंगूठी 25 से 30,000 की है और तुम सिर्फ 3000 मांग रहे हो। देखो, इसे सुनार की दुकान पर बेचना, अच्छी कीमत मिल जाएगी। मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं सुनार मुझे कोई चोर न समझे,
اس لیے میں نے اسی شخص کو وہ انگوٹھی بیچ دی۔ پھر بھی اس نے مجھے 5,000 روپے دے دیے تھے۔ میں انہی پیسوں سے اماں کے لیے لذیذ کھانا اور صاف پانی لے کر چلا آیا، اس سنسان اور ویران جگہ پر جہاں ہم دونوں ماں بیٹے کا ٹھکانہ تھا۔ میں اماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ اماں حیران تھی، کہنے لگی، ارے پہلے ہی دن کیا کوئی خزانہ تیرے ہاتھ لگ گیا؟ سچ سچ بتا، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کہیں تو نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ مجھے سواری مل گئی تھی، اسی نے میری مدد کی۔ یہ جان کر کے میں اس شہر میں اجنبی ہوں، یہ سن کر اماں مطمئن ہو گئی تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہیں پر اپنی جھونپڑی بنا کر اماں کے ساتھ یہیں رہوں گا۔ کیا پتا پھر سے ایسی سواری مل جائے جس سے ہمارے وارے نیارے ہو جائیں اور ہمارے حالات بدل جائیں۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کے ساتھ یہیں رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب میں دن رات منتظر رہتا کہ کب وہ خوبصورت لڑکیاں پھر سے مجھے نظر آئیں، لیکن اس دن میں اکیلا جاگ رہا تھا جب مجھے دور سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ وہ آتے ہی ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ تبھی میں نے 3-4 خوفناک شکل والے آدمیوں کو اس کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے حواس جاتے رہے، شہر میں یہ سب بھی ہوتا ہے، اس کا تو مجھے علم ہی نہیں تھا۔ میں خود گھبرایا ہوا ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، جبکہ میرا اونٹ قریب میں کھڑا زور زور سے بول رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا کیوں بلبلا رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی عجیب چیز دیکھ لی ہو۔ میں نے دیکھا وہ 3-4 آدمی شاید اسی لڑکی کو تلاش کر رہے تھے جو میرے سامنے ایک درخت کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے پاس آئے تھے۔ تم نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے دلہن کے روپ میں؟ وہ یہاں تو نہیں آئی؟ میں گھبرا کر کہنے لگا، نہیں، میں نے کسی بھی لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا، میں تو غریب آدمی ہوں، اپنا اونٹ لے کر اس شہر میں نیا آیا ہوں، ابھی تو میرے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر دوسری طرف مڑ گئے۔ لڑکی کی آنکھیں چمکتی ہوئی دور سے ہی مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے اس کی جان بچا لی تھی۔ وہ لوگ دیکھنے میں بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی وہاں سے نکل کر آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے میری مدد کی، ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالتے۔ لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ میں اس لڑکی کو پہچان گیا تھا۔ کل تو یہ ہنستی مسکراتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اونٹ کی سواری کرنے آئی تھی اور آج اس حال میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ ایک لمبی داستان ہے، میں تمہیں بعد میں سناؤں گی، فی الحال تم یہاں سے بہت دور لے جاؤ مجھے، جہاں پر یہ لوگ مجھے تلاش نہ کر سکیں۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور میری اماں بھی پاس ہی جھونپڑی میں سوئی پڑی ہے، میں انہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، پیسوں کی فکر مت کرو، میرے پاس بہت سارے زیورات ہیں، اتنے کہ وہ تمہارے لیے کافی ہوں گے، بس تم کسی طرح مجھے یہاں سے بہت دور لے جاؤ، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہو، کوئی مجھے تلاش نہ کر سکے۔ اب اس کے کہنے پر میں نے اماں کو جگایا اور اپنے اونٹ کی لگام تھامی اور ان دونوں کو اونٹ پر بٹھایا۔ اب میں ایک نئے سفر پر جا رہا تھا، اس شہری علاقے میں جہاں پر جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہاں پر صرف امیر لوگ ہی رہتے تھے۔ اور پھر میں نے اپنا ٹھکانہ ایک درخت کے نیچے بنایا۔ اس خوبصورت لڑکی نے نقاب سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا تاکہ کسی کی نظر اس کے چہرے پر نہ پڑے اور کوئی اسے تلاش نہ کر سکے۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھ سے ایک سونے کی چوڑی اتار کر دی اور سرگوشی میں کہنے لگی، اسے بیچ کر آؤ، بہت سارے پیسے ملیں گے، پھر ہم ان پیسوں سے ایک گھر خرید لیں گے، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی جب تک میری جان خطرے میں ہے، دیکھو مجھ پر یہ ظلم نہ ہونے دینا، میری حفاظت کرو، صرف چند دن کے لیے۔ وہ مجھ سے التجائیں کر رہی تھی، میں بھلا اس کی بات کیسے ٹال سکتا تھا، کیونکہ ساری مدد تو وہی کر رہی تھی۔ اس لیے اسی وقت جا کر میں نے سونار کی دکان پر وہ سونے کا کڑا فروخت کر دیا تھا۔ وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں میں کوئی چور ڈاکو لٹیرا تو نہیں، کہیں کسی عورت سے زبردستی یہ کنگن تو میں نے نہیں لیا۔ لیکن وہ سونے کا کڑا اس قدر خالص سونے سے بنا تھا کہ اس نے اسے خرید لیا اور رقم مجھے تھما دی۔ حالانکہ یہ رقم کم تھی، لیکن پھر بھی میں خوش تھا کہ چند دن تو ہمارے ٹھیک گزریں گے۔
यूं उन पैसों से मैंने एक छोटा सा घर ले लिया। एक कमरे का घर था जिसका किराया भी मुझे ही अदा करना था। लेकिन वो लड़की और अम्मा इसी घर में रहने लगे। फिर ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। साहिल समंदर पर लोगों को ऊंट की सवारी करवाना और फिर उनसे पैसे लेना, यही तो मेरा ख्वाब था। इसीलिए मैं अपने ऊंट को आज पहली बार समंदर पर लेकर जा रहा था। मैंने देखा यहाँ पर लोगों की भीड़ थी। खूबसूरत नौजवान लड़के लड़कियाँ, बच्चे जिंदगी से भरपूर आसाइशें लिए यहाँ पर खूब सैरो तफरी कर रहे थे, जबकि मैं किसी सवारी का मुंतजिर था। तभी एक लड़का और लड़की मेरे पास आए थे। हमें ऊंट की सवारी करनी है, कितने पैसे लोगे? मुझे पता नहीं था कि यहाँ ऊंट वाले कितने पैसे लेते हैं। मैं उस लड़के से कहने लगा, भाई जो आपको मुनासिब लगे दे देना। मैंने इतने अच्छे इखलाक से कहा कि वो फौरन ही ऊंट पर सवार हो गई। लड़की की हंसती खिलखिलाती आवाज आ रही थी, जबकि लड़का उसे संभालने में लगा था। मैं बेइख्तियार होकर उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। शायद ये लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इसीलिए लड़का उस लड़की को ऊंट पर सवार होने में मदद दे रहा था। फिर वो मेरी पहली सवारी थी और उस दिन मुझे पूरी 5 सवारियां मिली। मैं उन पैसों को देखकर मुस्कुरा रहा था। सोचने लगा, जब अम्मा के हाथ में ये पैसे जाकर रखूंगा तो वो कितनी खुश होगी। बार बार मेरी आंखें पुरनम हो रही थीं। कितने सालों पुराना मेरा ख्वाब सच हो गया था। इसीलिए अपने ऊंट को साथ लिए मैं अपने उसी मकान में आ गया। एक दरख्त के नीचे अपने ऊंट को हिफाजत से बांधा और घर आकर अम्मा के हाथ में सारे पैसे रख दिए। अम्मा बार बार उन पैसों को चूम रही थी, खुश होकर कहती कि ये मेरे बेटे की कमाई है। मैंने देखा वो लड़की दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। बड़ी ही हसीन थी, जरूर किसी बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती होगी। लेकिन न जाने उसके साथ क्या हुआ कि अभी तक उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब अचानक आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ही दरवाजा खोला था तो निकाब पोश आदमी दरवाजे पर खड़े थे। देखो, ऐसे लगता है कि वो लड़की जिसकी तलाश में हम हैं, तुम इसके बारे में जानते हो। सच बताओ, लड़की कहाँ है? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे चेहरे पर खौफ वासे नजर आने लगा। मैं उन्हें कहने लगा, मैं किसी लड़की के बारे में नहीं जानता। हाँ, अगर वो यहाँ पर कहीं आई तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मैं उन्हें किसी तरह टालकर यहाँ से भगाना चाहता था। वो लोग शक भरी नजरों से मुझे देखते हुए चले गए, लेकिन मेरे दिल में खौफ पैदा करके गए। मुझे अजीब परेशानी में डाल दिया था। फिर मैं अंदर आकर उस लड़की से कहने लगा, देखो, मैं गरीब नौजवान हूँ, बड़े बड़े ख्वाब लेकर इस शहर में कमाने आया हूँ। मेरी अम्मा भी बड़ी सीधी सादी औरत है, हम अनपढ़ लोग हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अचानक ही उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। फिर वो रोते रोते कहने लगी, मुझ जैसी लड़की को तो मर भी जाना चाहिए, जिसका कोई ठिकाना ना हो। एक तरफ तो वो मेरी जान की दुश्मन है और दूसरी तरफ तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। मुझे लगता है मौत ही मेरा ठिकाना है। ये कहते साथ ही वो इस घर से जाने लगी। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, इसलिए मैंने उसे जाने से रोक लिया था। उस पूरी रात उसकी रोने की आवाज़ें गूंजती रहीं और मुझे उसकी आवाज़ से दहशत महसूस हो रही थी। लेकिन हर रोज़ अब मैं अपने काम पर जाने लगा था। मैं शाम में निकलता और रात गई तक वापस लौटता था। लेकिन एक दिन घर वापस आया तो वो लड़की गायब थी। मैंने अम्मा से पूछा तो कहने लगी, अरे न जाने कौन लंबा चौड़ा आदमी आया था, वो लड़की उसके साथ चली गई। मैं हैरान था कि आखिर वो आदमी कौन होगा। जरूर कोई उसका जान पहचान वाला होगा, तभी तो वो लड़की उसके साथ चली गई। अब मैं मुतमईन हो गया था कि अच्छा है वो लड़की यहाँ से चली गई, वरना मैं परेशानी में मुब्तला हो जाता। लेकिन मैं हैरान था कि जब भी रात फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने खड़ी 2 लड़कियों को देखकर मैं हैरान रह गया। ये तो वही थीं जिन्होंने मेरे ऊंट की सवारी की थी, मेरी पहली सवारी। इनकी वजह से ही तो मुझे उस दिन खाने के लिए पैसे नसीब हुए थे। तब वो दोनों लड़कियां कहने लगी, हमारी सहेली तुम्हारे पास है ना, सच सच बताओ, हम उसे लेने आए हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं घबराए हुए लहजे में उनसे कहने लगा, तुम्हारी सहेली यहाँ पर थी, लेकिन अब वो चली गई है। ये सुनकर उनके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। फिर वो कहने लगी,
वो चली गई है या तुमने उसे घर से निकाला है। देखो अब वो यहीं वापस आएगी, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं। अब हम तुम्हारे घर में रहकर उसका इंतजार करेंगे। वो जबरदस्ती घर के अंदर आ गई थी। उन तीनों ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया था। अम्मा भी परेशान हो गई, क्योंकि तीनों ही बहुत अमीर घराने की लड़कियां लग रही थीं, जो कि ऐश और इशरत में पलकर जवान हुई हों। अब मैं खामोशी से दुबक कर कोने में बैठ गया। अम्मा भी मेरे साथ ही बैठी थी, जबकि दोनों लड़कियां तेज तेज लहजे में आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि कहीं वो शम्स के साथ तो नहीं चली गई। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों उसे जान से मार डालेंगे। दूसरी लड़की कहने लगी, हाँ देखो तो सही, हमें इतना बड़ा धोखा दिया और बहुत होशियार समझती है खुद को। बस एक बार वो यहाँ आ जाए, देखना मैं कैसे उससे बदला लेती हूँ। उन दोनों की आंखों में खसकनाकी थी। ये सुनकर वो दोनों इसे मारने का इरादा रखती हैं, मेरे होश उड़ गए थे। मैं दिल में दुआएं करने लगा कि वो लड़की यहाँ वापस ना आए, वरना उसकी जान को खतरा होगा। अगले दिन मैं जैसे ही काम पर जाने लगा तो दोनों लड़कियों ने मेरा रास्ता रोक लिया था। तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते, हमें डर है कि तुम हमारे बारे में किसी को बता दोगे। मैं उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ अपना रोजगार कमाने जा रहा हूँ। ऊंट की सवारी करवाता हूँ लोगों को, चंद पैसे हाथ आ जाते हैं, उनसे मेरे घर का गुजारा हो जाता है। मेरे चेहरे पर सच्चाई देखकर उन्होंने मुझे जाने दिया। पीछे से मेरी अम्मा घर में अकेली थी। मैंने अम्मा से सरगोशी की कि अम्मा, अगर ये लड़कियां कोई उल्टी सीधी हरकत करे तो आप चुपके से घर से बाहर चली जाना और जो सामने दरख्त है उसके पास बैठ जाना। मैं आऊँगा तो आपको वहीं से अपने साथ लेकर जाऊँगा। फिर मैं समंदर किनारे आ गया, जहाँ पर आज के लोगों का हुजूम था। आज इतवार की वजह से बहुत ही ज्यादा रश था और उस दिन मामूल से ज्यादा सवारियाँ मेरे हाथ लगी थीं। मुझे रोजगार कमाने में मजा आ रहा था। लोग उनकी सवारी करके खूब खुशी महसूस करते थे और मुझे उन्हें बिठाकर खुशी महसूस होती, क्योंकि मेरे हाथ चंद पैसे आ जाते थे। ऐसे ही रात हो गई। अब मैं भी घर जाने का सोच रहा था। पैदल ही चलते चलते आधे रास्ते में आया था, जब अचानक मैंने देखा एक लड़की मुझसे आगे जा रही है। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गया। ये तो वही लड़की है जो पहली बार मुझे नजर आई थी। मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी एक आवाज पर रुक गई। फिर मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगी, मैं घर ही जा रही थी, देखो मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं इतने दिन से घर से बाहर थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं उसे कहने लगा, आप वहां ना जाएं, क्योंकि मौत आपका इंतजार कर रही है। आपकी सहेलियों की सूरत में वो आपको जान से मार देना चाहती हैं। मैंने उन्हें बताया कि वो किस कदर सदमे की कैफियत में चली गई थी। बेयकीनी से मुझे देखने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में ही शम्मा और सीना मेरी तलाश में वहां तक पहुंच गई हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वहीं बैठकर रोते हुए मैं उसे हैरत से देख रहा था। फिर मैं घबरा कर कहने लगा, आखिर क्या बात है? अभी तक तुमने मुझे ये बात नहीं बताई कि तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी दुश्मन कैसे बन गईं, और वो कौन लोग थे जो तुम्हें तलाश कर रहे थे। तभी उसने आंसू साफ किए, फिर कहने लगी, पहले आप वादा करें कि मेरी हकीकत जानने के बावजूद भी आप मेरी मदद करना नहीं छोड़ेंगे। मैंने उससे वादा कर लिया तो वो कहने लगी, दरअसल हम इंसानी लड़कियां नहीं बल्कि हम जिन जातियां हैं। मैं एक बहुत बड़े जिन्नात सरदार की बेटी हूँ। मुझसे ये जुर्म हुआ कि मैंने एक दूसरे कबीले के जिनसात से शादी कर ली, लेकिन जब वो मेरी बारात लेकर आया तो हमारे पूरे कबीले में हंगामा मच गया, क्योंकि हमारे जिन्नात और दूसरे कबीले के जिन्नात से नफरत करते थे। सब कहने लगे, हम इसी जिनसाती को मार डालेंगे, लेकिन इसकी शादी उस जिनसात कबीले में नहीं करेंगे। अब मेरी सहेलियां भी मेरी दुश्मन बन गई थी। वो भी उन लोगों के साथ मिल गईं, लेकिन मैं दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर रुखसती चाहती थी, इसलिए अपने शहंशाह जिन्नात बाप की मिन्नतें करने लगी कि मुझे उसके साथ जाने दो। लेकिन वो किसी तरह राजी ही ना हुआ, क्योंकि सारे जिन्नात ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर अपनी बेटी की रुखसती की तो वो उन्हें तख्त से उठाकर कैद में डाल देंगे। यूं अपने जिनसात शोहर को पाने के लिए मैं बहुत बेचैन थी, इसलिए मैं उसी रात कबीले से फरार हो गई। तभी मुझे तुम दिखाई दिए, क्योंकि तुम एक सीधे साधे नौजवान थे, इसलिए मैं चाहती थी कि जब तक मेरी जान को खतरा है मैं तुम्हारे साथ रहूं,
ताकि कोई मुझे ना पकड़ सके। ये हम जिन्नात होते हैं, जब इंसानों के सामने आते हैं तो हम अपनी ताकतें इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए जब मैं तुम्हारे साथ होती तो वो जिन्नात भी अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि मैं तुम्हारे घर में छुपने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी 3-4 दिन गुजरे थे जब मेरी तलाश में जिन्सात तुम्हारे घर तक पहुंच गए, लेकिन किसी तरह तुमने उन्हें वहां से भगा दिया। लेकिन जब मेरा शौहर जिन्सात मुझसे मिलने आया तो मैं उसके साथ चली गई। मैं बहुत खुश थी। अब वो मुझे इस चांद की 14 तारीख को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। जब तक तुम मुझे किसी तरह अपने पास छुपा लो, मेरी जान महफूज कर दो, तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। अब मैं हैरान परेशान बिल्कुल सुन दिमाग के साथ उसकी अजीबोगरीब कहानी सुन रहा था। मुझे तो खौफ महसूस हो रहा था कि सामने बैठी एक जिन्नात की बेटी जिनसाती मुझे अजीबोगरीब कहानी सुना रही है। मुझे खौफ था कि घर में मौजूद दोनों जिनसातियाँ उसका इंतजार कर रही हैं। वो दोनों जिनसातियाँ जो उसकी सहेली थी लेकिन आज दुश्मन बन चुकी थी। मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा था, इसलिए मैं इससे कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अगर उन दोनों जिनसातियों ने तुम्हें कुछ भी कहा तो मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। अगर तुम्हारा शौहर आ जाएगा फिर तुम उसके साथ चली जाना, हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में खुश रहना। ये सुनकर वो खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊंट के अंदर छुप जाती हूँ, उनकी नजरों से ओझल हो जाऊंगी। इस तरह से मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जाऊंगी, बल्कि उस ऊंट के अंदर छुपकर मैं रात गुजारूंगी। तुम किसी तरह उसी रात उन जिनसातियों को अपने घर से भगा देना। मैंने उसकी हाँ में हाँ भर ली थी। अब मैं वही करने वाला था जो वो मुझे कह रही थी, क्योंकि वो बहुत मजलूम लग रही थी। यूं उसके कहने पर मैंने अपने ऊंट को बाहर दरख्त के पास बांधा जहाँ पर वो जिनसाती छुप गई थी, और खुद घर के अंदर चला आया जहाँ पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसके लिए खाना भी लेकर आया था। दोनों जिनसातियाँ मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगी। फिर कहने लगी, पूरा दिन हमने इंतजार किया लेकिन अभी तक वो जिनसाती वापस लौटकर नहीं आई। तो मैं उन्हें कहने लगा, क्योंकि वो अपने शौहर के साथ चली गई है। ये सुनकर उनके होश उड़ गए थे। फिर एक जिनसाती कहने लगी, मुझे तो पहले ही शक था कि वो अपने शौहर के साथ चली गई है। जरूर वो जिनसात उसे लेने आया होगा। अभी तो हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमें जरा भी शक हुआ कि वो जिनसाती तुम्हारे पास आई थी और तुमने हमसे झूठ कहा, तो याद रखना, हम अपना इंतकाम लेना जरूर जानते हैं। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि वो पलक झपकते में गायब हो गई थी। इसका मतलब है कि वो जिनसाती बिल्कुल ठीक कह रही थी कि उसका ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से था। जैसे ही वो यहाँ से गई, वो जिनसाती एकदम से ऊंट के अंदर से निकलकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारी मेहरबानी, लेकिन अब हमें ये ठिकाना तब्दील करना होगा। अम्मा परेशान हो गई थी। कहने लगी, सहरा में भी हम खाना बदोश थे और यहाँ आकर भी दर बदर भटक रहे हैं। तुमको एक ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेते? वो मुझ पर गुस्से का इजहार कर रही थी। तभी मैं उस जिनसाती से कहने लगा, मैं यहाँ पर ही रहूंगा, अगर कुछ हो गया तो मैं उन्हें देख लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये घर और ये मोहल्ला मेरी अम्मा को बहुत पसंद आया है। ये सुनकर जिनसाती मायूस नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी बादल नख्वास्ता उस घर में रहने लगी। कोई भी नहीं जानता था कि हम दोनों माँ बेटे के अलावा इस घर में एक जिनसाती भी आबाद है जो अपने शौहर का इंतजार कर रही है। उसका शौहर चांद की 14 तारीख को आता और मैंने हिसाब लगाया, आज तो चांद की पहली तारीख थी। आज ही तो चांद नजर आया था। इसका मतलब है कि 14 दिन बाद इसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और मेरी भी इससे जान छूट जाएगी। फिर जिन्नात मेरे घर का पीछा भी छोड़ देंगी। लेकिन एक दिन जब हम सो रहे थे तो मैंने ऊंट के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनी। ऐसे लग रहा था जैसे वो बिलबिला रहा है। न जाने किसको देखकर वो बुरी तरह तड़प रहा था। ये देखकर मैं खौफजदा हो गया। मैं बार बार उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार रस्सी तुड़वाने की कोशिश करता। भागने के चक्कर में इधर उधर घूम रहा था। बमुश्किल मैंने उसे काबू किया। तभी वो जिनसाती मेरे सामने आई। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। फिर वो कहने लगी कि सब इन जिनसातियों ने किया है। वो बहुत चालाक हैं। उन्होंने जान लिया है कि मैं यहाँ इसी घर में रहती हूँ, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आ सकती, क्योंकि उस जानवर की वजह से
जब भी वो यहाँ आती हैं तो वो उन्हें पहचान लेता है। मैं घबरा कर कहने लगा, तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे ऊँट को सुकून आ जाए। ये मेरे अब्बा के ज़माने का है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर इस ऊँट को कुछ हो गया तो मैं बहुत सदमे की कैफियत में मुब्तला हो जाऊँगा, और मेरी अम्मा भी इससे बहुत प्यार करती है। तभी जिनसादी आंखें बंद करके एक अमल करने लगी। थोड़ी ही देर बाद ऊँट पुरसकून हो गया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द वो यहाँ से चली जाए। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान था, लेकिन वो मुझे तसल्ली देती और कहती कि जब भी मैं जाऊंगी तुम्हें माला माल करके जाऊंगी। तुम एक ऊँट वाले हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे अपनी जिंदगी बदलने की ख्वाहिश तो नहीं थी, बस मेरा कराची आने का सपना था जो पूरा हो गया था, और मैं अच्छा खासा रिस्क कमा रहा था, जिससे मेरा और अम्मा का अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। इसलिए मैं मजीद की ख्वाहिश नहीं रखता था। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी गली में खड़ा था, तब मैंने वहाँ से गुजरती एक खूबसूरत लड़की को देखा। वो बिल्कुल नौ उम्र और मासूम सी लग रही थी। उसे देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा। लेकिन वो इस गली में रहने वाले एक रईस आदमी की बेटी थी। चांद को छूने की ख्वाहिश में हरगिज नहीं कर सकता था, इसलिए नजरें झुकाकर उसके पास से गुजरकर चला गया। वो शायद कॉलेज पढ़ने जाती थी, अकेली ही जाती थी और गली के नुक्कड़ पर खड़ी होकर अपनी वैन का इंतजार करती थी, जबकि मैं ठहरा अनपढ़। अक्सर बच्चे मेरे इर्द गिर्द जमा रहते और मुझे कहते कि हमें ऊँट की सवारी कराओ। सब मुझे ऊँट वाले के नाम से जानते थे। आजकल अम्मा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। ऐसे में जब मैं घर आता तो हैरान हो जाता। वो जिनसादी अम्मा की खिदमत करती हुई नजर आती और पूरे घर की सफाई भी खुद ही कर लेती थी। जैसे ही हम दोनों माँ बेटे खाना खाने लगते तो अंदर कमरे में जाकर गायब हो जाती। मैं जानता था कि जिन्नात भी खाने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए कभी कभार दिल चाहता कि मैं उसे भी अपने साथ खाने पर बुला लूं, लेकिन अम्मा उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं थी। सिर्फ मैं ही ये बात जानता था कि वो एक जिनसादी है। अब वो अक्सर कहती कि वो लड़की हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाती, लेकिन मैं अम्मा को टाल देता था। वो एक सीधी सादी औरत थी, लेकिन एक दिन मेरे लिए चौंका देने वाला था, जब रात के अंधेरे में अचानक ही धीरे से कोई बंद दरवाजे से अंदर आया था। मैं उसे देखकर डर गया। बार बार उससे कहता, कौन हो तुम और अंदर क्यों आ गई हो? तभी वो कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, उसी जिनसादी को। तभी मैं एकदम से घबरा गया था। मैं भूल बैठा था कि आज चांद की 14 तारीख है। कभी सीढ़ियों से एक दुल्हन उतरी थी और उस दुल्हन को देखकर अपने हवास खो बैठा। ये कोई और नहीं बल्कि वही जिनसादी थी जो आज दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मैं हैरान परेशान सा उसे देखता रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने उसे मुबारकबाद दी। बिल आखिर उसका शौहर उसे लेने आ गया था और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। तभी वो अपने शौहर से कहने लगी, ये लड़का बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है। इसने मेरा बहुत ख्याल रखा और इतने दिन तक मेरी हिफाजत की, इसलिए हमें इसे जरूर इनाम देना चाहिए। वो जिनसाद कहने लगा, हाँ हम इसे जरूर इनाम देंगे, लेकिन अभी हमें जाने की जल्दी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे दुश्मन हमें यहाँ पर देख लें और वो हमें मार डाले, इसलिए हम दोनों को यहाँ से फरार होना होगा। ये कहते साथ ही वो पलक झपकते में मेरे सामने से गायब हो गई। लेकिन आज मैं बहुत खुश था कि वो जिनसादी बिल आखिर अपने शौहर के पास चली गई थी और मेरी उससे जान छूट गई थी। आज के बाद वो जिन्नात कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आएंगे। यही सोचकर मैं खुश हो रहा था। अब मेरी जिंदगी सही मानों में बहुत अच्छी गुजर रही थी। सहरा को तो मैं कब का भूल गया था। मैं तो वहाँ पानी को भी तरसता था। मीठा पानी ही नसीब नहीं होता था, लेकिन कम से कम यहाँ पेट भरकर खाना तो मिल रहा था और पानी भी। लेकिन ये बात भी थी कि यहाँ की रंगीन जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी जो मेरे पास नहीं थे। और फिर वो लड़की जो रोजाना मुझे सड़क पर खड़ी हुई दिखाई देती, वो न जाने क्यों मुझे इतनी अच्छी लगने लगी थी। ना चाहते हुए भी मैं उसके बारे में सोचने लगा था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं सहरा में भटकने वाला एक गरीब नौजवान और कहाँ वो नाजों से पलकर जवान होने वाली एक खूबसूरत लड़की जो कॉलेज पढ़ने जाती थी। यकीनन वो अपने माँ बाप की लाडली होगी। लेकिन एक दिन मैं सो रहा था जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने उस लड़की को देखकर हैरान रह गया।
اس کے بال بکھرے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لے، میرے گھر میں ہی میری عزت محفوظ نہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ اماں گہری نیند سو رہی تھی، لیکن وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے اپنی چادر دی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم ایک اونٹ والے ہو، لیکن ایک شریف انسان ہو۔ تمہارا پورے محلے میں چرچا ہے کہ تم بہت ہی شریف نوجوان ہو جو ایک گاؤں سے یہاں روزگار کے لیے آئے ہو، لیکن مجھے دیکھو، میں کتنی بدقسمت ہوں۔ میرے سر پر تو ماں باپ کا سایہ بھی نہیں اور میں اپنے چچا کے گھر میں رہتی ہوں۔ بڑی مشکل سے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر تعلیم حاصل کر رہی ہوں کہ کل کو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، لیکن اس گھر میں میری عزت محفوظ نہیں۔ میری چاچی کا بھائی روزانہ مجھے تنگ کرنے آتا ہے اور کوئی اسے منع بھی نہیں کرتا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر برا انسان ہے، لیکن آج جب میں گھر پر اکیلی اپنے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی تو وہ آ گیا۔ سب لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے اسے گھر سے جانے کو کہا تو وہ غصے میں آ کر مجھ سے زبردستی کرنے لگا۔ بمشکل میں اپنی عزت بچا کر یہاں چلی آئی۔ کسی بھی گھر میں پناہ نہیں لے سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہاں کے لوگ بہت ہی مکار ہیں۔ وہ سب لوگ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں، مجھ جیسے مظلوم لڑکی کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ سب میرے ہی دامن کو داغدار کرتے اور مجھ پر الزام لگاتے کہ میں ہی بدکردار لڑکی ہوں۔ وہ بلک رہی تھی اور میں حیران رہ گیا۔ میں تو سوچتا تھا کہ وہ لڑکی ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، اس کے اپنے ماں باپ ہوں گے، اس کا ایک گھر ہوگا، لیکن وہ کس قدر گھٹن زدہ زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ لیکن صبح جب وہ میرے گھر سے نکلی تو سارے محلے والے جمع ہو گئے اور کہنے لگے، دیکھو تو صحیح، اس نے اونٹ والے کے گھر میں رات گزاری ہے، ضرور اس کا اس اونٹ والے سے چکر چل رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا، لوگ کیسے الزام لگا سکتے تھے جبکہ وہ لڑکی تو بالکل پاک صاف تھی۔ میں ان سب کو سچائی بتانا چاہتا تھا، لیکن کسی نے بھی میری بات سننے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں غریب نوجوان تھا۔ تبھی اس لڑکی کا چچا کہنے لگا، پہلے ہی میں اسے پال پال کر تنگ آ گیا ہوں، اتنے مشکل سے پال پوس کر جوان کیا تھا اور آج اس نے مجھے بدنام کر دیا۔ اب میں اسے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تبھی محلے والے کہنے لگے، ہاں، اسے یتیم خانے بھیج دو، یہی بہتر ہے، اب ایسی لڑکیوں کا اس محلے میں رہنے کا کوئی کام نہیں۔ لیکن میں نے ان سب کو کہا کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار ہوں۔ تو ایک آدمی کہنے لگا کہ کس رشتے سے تم اسے اپنے گھر میں رکھو گے؟ اب میں خاموش تھا۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایک شریف نوجوان ہے۔ میں حیران رہ گیا تھا اپنی قسمت پر۔ اماں بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اماں کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، یہ لڑکی بہت ہی معصوم ہے اور بہت مظلوم بھی، اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا ہم سب پر فرض ہے، اس لیے میرا بیٹا اس سے نکاح کرے گا۔ اماں بھی راضی تھیں، اس لیے محلے والوں نے میرا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا۔ کہاں میں بالکل ان پڑھ نوجوان اور کہاں وہ پڑھی لکھی لڑکی۔ شاید قسمت اسی کو کہتے ہیں۔ آج میری قسمت بھی کھل گئی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں وہ میری زندگی میں ہم سفر بن کر شامل ہو گئی، لیکن میں نے اسے ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بلکہ میں اس کی اتنی عزت کرتا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، اگر تمہاری پڑھنے کی خواہش ہے تو تم ابھی تعلیم حاصل کر سکتی ہو، میں کما کر لاؤں گا اور تم تعلیم حاصل کرنا۔ لیکن وہ بہت مایوس نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، اب میرا اس محلے میں رہنے کو دل نہیں کرتا، میں چاہتی ہوں کہ ہم کہیں اور گھر لے لیں۔ میں کرائے کا گھر دیکھ رہا تھا، اس لیے اس کی خواہش پر میں نے ایک دوسرا گھر لے لیا۔ چند پیسے میں نے جمع کر دیے تھے۔ یوں تو میرا اتنا بڑا کوئی روزگار نہیں تھا، صرف ایک اونٹ ہی تھا جس کی وجہ سے میں اپنا روزگار کما رہا تھا۔ یوں گھر کا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ پھر وہ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ایک دن آدھی رات کو میں ساحل سمندر سے واپس گھر لوٹ رہا تھا جب مجھے ایک راستے میں جوڑا نظر آیا۔ اس لڑکی نے مجھے روک لیا۔ رات کے اندھیرے میں مجھے اس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی وہ لڑکی خوبصورت آواز میں کہنے لگی، اونٹ والے، ہمیں اپنے اونٹ کی سواری کرواؤ۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اب وہ دونوں میرے اونٹ پر سوار ہو گئے تھے۔ دونوں کی جوڑی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں ان کی طرف پیٹھ کیے اونٹ چلا رہا تھا۔ پھر وہ ایک ویران اور سنسان جگہ پر اتر گئی۔ میں بھی اب گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ بہت رات ہو گئی تھی اور وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی
यही सोचकर मैं मुस्कुरा दिया था। मैं पलटने ही लगा था कि अचानक लड़की ने मुझे आवाज दी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनसादी थी जो कई दिनों तक मेरे पास मेरे घर में रही थी। आज वो अपने शौहर के साथ मेरे सामने मौजूद बहुत खुश लग रही थी। मेरी आंखों में हैरत देकर वो कहने लगी, यकीनन तुम हमें देखकर हैरान हो रही होगी, इसलिए हमें भी तुम्हें देखकर खुशी हो रही है, लेकिन आज हम खास तौर पर तुम्हारे पास आए हैं। मैंने अपने जिनसाद शौहर से कहा कि हम इसे इनाम देना तो भूल गए थे जिसने हमारी कितनी मदद की थी, इसलिए हम तुम्हें इनाम देने आए हैं। मैं घबरा कर कहने लगा, कैसा इनाम? तो वो जिनसादी मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हारा इनाम ये है। ये कहते ही उसने मेरे हाथ में एक लाल रंग की पोटली थमाई थी। फिर वो कहने लगी, मुझे पता है कि तुमने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है और अब उसकी भी जिंदगी बदलने वाली है। मैं घबरा कर कहने लगा, इसमें है क्या? तो वो कहने लगी, घर जाकर इसे देख लेना, और हाँ, जो हम जिन्नात की मदद करते हैं हम भी उसकी मदद करते हैं। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। अब मैं घर चला आया था। वो सामने ही बैठी थी, तकरीबन मुझसे कहने लगी, ये क्या है? उसने मेरे हाथ में वो लाल रंग की पोटली देख ली थी तो मैं घबरा गया कि जैसे ही हम दोनों ने वो पोटली खोलकर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो सारे जेवरात से भरी हुई थी। पल भर में ही मेरी किस्मत बदल गई थी। वो कहने लगी, क्या ये आपको रास्ते से मिली है? लेकिन इतना सारा जेवर किसका होगा? जिसका गिरा हुआ है वो तो बहुत परेशान होगा। वो अपनी परेशानी जाहिर कर रही थी। तब मैं ठंडी सांस भरते हुए खुश होते हुए उसे कहने लगा, ये सब हमारा ही है और हमें देने वाले ये जिन्नात हैं। ये सुनकर वो बहुत खौफजदा नजर आ रही थी, लेकिन जब मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उसे सारी बात बताई तो वो हैरान रह गई थी। कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आता कि आपका वास्ता जिन्नात से पड़ा है। मैंने सुना है कि जिन्नात जिस पर मेहरबान हो जाएं, उसकी किस्मत बदल जाती है। क्या सच में ही आपने उन्हें देखा है? वो कैसे नजर आती हैं? अब वो तजस्सुस से मुझसे सवाल कर रही थी तो मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो बिल्कुल हम इंसानों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपने असली रूप में मेरे सामने नहीं आए थे। मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे वो कोई लड़का या लड़की है। लेकिन जब बाद में उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात बताई कि हम जिन्नात हैं, तब ही मुझे यकीन आया था। यूं इस मजलूम और यतीम लड़की जो अपने घर में बहुत ही सितम उठा रही थी, मेरे साथ साथ उसकी भी किस्मत बदल गई थी और मैं उसके साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। मेरी अम्मा भी कहती थी कि मेरे बेटे का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।